बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेक्चर नंबर 33 इंटरनेशनल रिलेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही जिसको कहते हैं ना सेंट्रल जो रोल रहा है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे जो कोल्ड वॉर एरा में ही इमर्ज की गई और ये बेसिकली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस ने मिलकर के बनाई थी। दैट इज नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। मैं आज के जो लेक्चर में डिटेल में आपसे जिन चीजों पे बात करूंगा उसमें एक तो इसके ओरिजिन की वजूहात क्या थी, ये ओरिजिन कैसे किया गया, क्या ये बाय इंसिडेंट ये सारे का सारा सिलसिला हुआ या फिर बाय डिजाइन ये एक जिसको कहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की एफर्ट की गई। नंबर 2, हम इसके अलावा देखेंगे कि इस जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी इसका आर्किटेक्ट क्या था या आज तक का इसका आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, इसका सेक्रेटेरिएट है या नहीं है, इसकी मेंबरशिप की कंडीशंस क्या हैं, इसमें चेयरमैन और जो चेयरपर्सन की पोजीशन है वो किसके पास होती है, इन तमाम चीजों के बारे में देखेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। कोल्ड वॉर एरा में क्या थी और आज के दौर में क्या थी, और जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो रिजल्टेंटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है इसका अपना क्या रोल रहा। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट वाज नॉन अलाइंड मूवमेंट? स्टूडेंट्स, जिस तरह कि हम जानते हैं कि 1945 ये वो साल है दुनिया की तारीख में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हो चुकी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, बेल्जियम तबाह हो चुका है, फ्रांस तबाह हो चुका है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूके तबाह हो चुका है, सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, इवन के ईस्टर्न यूरोप भी तबाह हो चुका है। और दूसरी तरफ जो दुनिया की वो मुल्क जिनको कॉलोनाइजर बोलते थे, जिन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई थी, वो काफी वीक हो चुके थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी उन कॉलोनीज में आजादियां दे रहे थे, मुल्कों को आजाद कर रहे थे। जो इंपीरियलिस्टिक सिस्टम था वो दुनिया से खत्म हो रहा था। तो दो तीन बड़ी डेवलपमेंट दुनिया में हुई। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई कि जो मेजर कंट्रीज थे, जो रिमेनिंग मेजर पार्ट्स थी, अमेरिका, चाइना, यूके, फ्रांस, उसके साथ साथ सोवियत यूनियन, ये इमर्ज करके दुनिया के सामने आए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न पोल ऑफ द वर्ल्ड की तरफ चला गया और जो सोवियत कम्युनिज्म था वो ईस्टर्न पोल ऑफ द वर्ल्ड की तरफ आ गया। तो दुनिया बाइपोलर हो गई। एक तो ये इवेंट हुआ। दूसरा इवेंट ये हुआ कि बर्र सगीर के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गए, यानी सब कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब होता यह है कि दुनिया चूंकि इस वक्त एक ऐसे दोराहे से गुजर रही है, एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पे जो ऑप्शंस हैं वो या तो आप कम्युनिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन कर लें या फिर आप अमेरिकन कैपिटलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन कर लें। इस मौके के ऊपर इंडिया के जो उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। ये इनिशिएटिव स्टार्ट कहां से होता है, इसकी बैकग्राउंड देखते हैं। हुआ कुछ यूं कि दिल्ली के अंदर 1947 में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसको एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इस एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके बारे में जो उनके सरबराहान थे उनकी मीटिंग्स थी। और इन एफ्रो एशियन कंट्रीज में से बहुत से ऐसे ममालिक थे जो इंपीरियलिस्टिक सिस्टम के अंदर कॉलोनीज थे। बाद में जो कि इंडिया पाकिस्तान के आजाद होने के बाद में ये भी इंडिपेंडेंट रियासतें बनी। तो ये जो एफ्रो एशियन कंट्रीज थे इनकी जो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, इसमें कुछ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के ऊपर बात चल रही थी कि अब दुनिया चूंकि डिवाइड हो चुकी है, अब आने वाले वक्त में देखेंगे क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सी डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए जा रहे थे या कुछ ऐसी चीजें भी जहनों में उभर रही थी जिसमें एक मेजर पॉइंट, एक एजेंडा बनाया गया कि अब चूंकि दुनिया के दो बड़े ब्लॉक्स बन चुके हैं, एक वेस्टर्न ब्लॉक है जिसमें कैपिटलिज्म और अमेरिकन प्रो अमेरिकन कंट्रीज हैं, और एक ईस्टर्न ब्लॉक है दुनिया का, और स्पेसिफिकली ये ब्लॉक यूरोप के अंदर बने थे। एक वेस्टर्न यूरोप था, एक ईस्टर्न यूरोप था। तो ये डिसाइड किया गया था या तो कैपिटलिज्म के साथ जाएंगे ये नए मुल्क या ये फिर कम्युनिज्म के साथ जाएंगे। तो डिसाइड ये हुआ कि बहुत से ऐसे ममालिक जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट हैं, बहुत से ऐसे ममालिक जो कि अभी काफी हद तक वीक हैं, वो यूटिलाइज ना हो जाएं इस सिस्टम के थ्रू जिस सिस्टम में एक तरफ अमेरिकन कैपिटलिज्म
अपने इंटरेस्ट के लिए इन नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज को यूज कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट यूएसएसआर यानी सोवियत रिपब्लिक्स इनको यूज कर सकती हैं। तो हुआ ये कि कुछ ममालिक ने ये डिसाइड किया कि वो नॉन अलाइंड रहेंगे, लेकिन ये जो सिलसिला था ये अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस से तो स्टार्ट हुआ। लेटर ऑन क्या हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू जो कि इसके इनिशिएटर भी थे, जिनका एक ये ब्रेन चाइल्ड भी था, जो कि अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज पे जोर दे रहे थे कि अब हम अगर आजाद होंगे, अभी इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी 1947 में, तो आजाद होने के बाद हम किसी भी ऐसी अलाइनमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें दोबारा दुनिया के जोड़ तोड़ हों और हम किसी और ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बने और जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। जवाहरलाल नेहरू 1954 में श्रीलंका के शहर कोलंबो में जाते हैं और वहां एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो चाइना के बारे में, इंडियन पॉलिसी के बारे में बताते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चाइना से रिलेटेड क्या होगी। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पहली दफा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसको पंचशील कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज पंचशील कॉन्सेप्ट? इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिफाइनिंग नैरेटिव ऑफ इंडियन स्टेट फॉर द चाइनीज स्टेट, के इंडियन जो थे वो किस तरह चाइना को ले रहे थे और चाइना के साथ जो उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में उनकी क्या राय थी। तो इसको पंचशील भी कहते हैं, 5 पिलर भी कहते हैं, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इंडो चाइना रिलेशनशिप भी कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने ये कहा था कि दोनों ममालिक, नेहरू ने कहा था इंडिया और चाइना एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, नॉन एग्रेशन पॉलिसीज अपनाएंगे, यानी दोनों मुल्क कोशिश ये करें, जिस तरह इंडिया की तरफ से उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि हम बॉर्डर एग्रेशन आपके साथ नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, यानी नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स, चाहे वो चाइना के हों, इंडिया नहीं करेगा, और इंडिया के डोमेस्टिक अफेयर्स में चाइना इंटरवीन नहीं करेगा। चौथी थी इक्वालिटी फॉर ऑल, क्योंकि पंचशील में जवाहरलाल नेहरू ये मानते थे कि जब दुनिया की स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, आजाद हो जाती हैं, सॉवरन हो जाती हैं, तो वो सब इक्वल होती हैं, तो हम सबको इक्वली ही डील करेंगे। ये नहीं कि कोई कमजोर रियासत है तो उसके खिलाफ हम एग्रेशन कर देंगे और कोई ताकतवर रियासत है तो उससे रिलेशनशिप बिल्ड कर देंगे। और पांचवा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो पंचशील का है वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का है। अब आप अंदाजा लगा लें कि कोलंबो के अंदर जब ये आर्ग्यूमेंट जनरेट कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, तो ये बेसिकली चाइना और इंडिया की पॉलिसी है। ये वही बात है जो अफ्रो एशियन समिट 1947 में हुई कि जो नए आजाद ममालिक हैं वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में रहेंगे, वो नॉन इंटरफेरेंस करेंगे, वो एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे को इक्वल स्टेट मानेंगे और एक दूसरे की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी किस्म के इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ये जो वो 5 बातें थी ये पहले ही दिल्ली में अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में हो चुकी थी, लेकिन रिपीटेडली 8 साल के अंदर बाद दोबारा नेहरू इसी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। रीजन ये है, जिस तरह मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, कि इस वक्त दुनिया के अंदर यानी 1950s में जब ये कोलंबो में स्पीच कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, तो तब दुनिया के अंदर 2 बड़े ब्लॉक्स बन चुके हैं। एक कैपिटलिस्टिक ब्लॉक है जिसको यूएस लीड कर रहा है और दूसरा कम्युनिस्ट ब्लॉक है जिसको सोवियत यूनियन लीड कर रहा है। और इस ब्लॉक्स पॉलिटिक्स में ये जो बड़े मुल्क हैं, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत यूनियन, ये उन ममालिक को जिनको अपने साथ अलाय कर रहे हैं, मिला रहे हैं, उनको इकोनॉमिक एड भी दे रहे हैं, उनको मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहे हैं और साथ साथ उनकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलपमेंट उस पर भी काम कर रहे हैं, सोशल सेक्टर को भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा हद तक आप ये समझ लें कि ये लालच दे रहे हैं दोनों ग्रुप्स, ताकि उन दोनों में से जितने ज्यादा मुल्क जिस ग्रुप के साथ होंगे फिर डिफाइनिंग मूवमेंट आएगा कि दुनिया को एज ए यूनिपोलर कौन लीड करेगा। तो ये जो कोल्ड वॉर है 2 बड़ी रियासतों के दरमियान, ये बेसिकली वॉर की ही इसलिए जा रही है, और ये एग्रेसिव और हॉट वॉर है भी इसलिए नहीं क्योंकि ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अलायंसेस बनाने की वॉर थी कि कौन किस मुल्क को ज्यादा सपोर्ट करेगा और आने वाले वक्तों में किस मुल्क की इकोनॉमी, किस मुल्क का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया को लीड करेगा, जिसको लेटर ऑन फिर कैपिटलिस्टिक सिस्टम ने विन किया और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ने विन किया और डेमोक्रेसी ने विन किया। और सोवियत यूनियन ऑब्वियसली बात है 1990s और 1991 में डिसमेंबरमेंट हो गया, यूएसएसआर टूट गया और उसमें सिर्फ रशिया बचा, यानी 15 रियासतें उससे अलग हो गई। तो ये वो सेंसिटिव टाइम है जब नेहरू जो हैं वो एक नई प्रोपोगेशन, एक नई बात कर रहे हैं कि जो नए
इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली अभी डेवलप नहीं है, उनको किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं, और इंडिया इसमें नहीं आएगा। और अफ्रो एशियन कंट्रीज चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहला रहे थे, गरीब मुल्क कहला रहे थे, तो उनको तो यूटिलाइज करना बड़ा इजी था इन बड़ी ताकतों के लिए। तो नेहरू कह रहे थे इसमें आपने नहीं आना। यही बात नेहरू 5, 7, 8 साल करते रहे, और फिर कोलंबो में भी उन्होंने यही बात की, और पंचशील कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब इंडो चाइना यानी इंडिया और चाइना की फॉरेन पॉलिसी या इंडिया और चाइना के ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात की और एक ऑफर की चाइना को, तो तब भी उन्होंने इन्हीं बातों को रिपीट किया, जहां से एक कंसोलिडेटेड किस्म की, ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एक एफर्ट नजर आई कि अब नेहरू कोई बड़ा इकदाम करने जा रहे हैं, और एक बड़े लेवल पर नेहरू दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि इस पंचशील कॉन्फ्रेंस से नॉन अलाइंड मूवमेंट का वर्ड जो है वो सामने आया, एक नई टर्म सामने आई कि अब वो ममालिक जो नॉन एग्रेशन की पॉलिसी अपनाते हैं, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं और न्यूली इंडिपेंडेंट हैं, ना वो अमेरिकन ब्लॉक यानी यूएस ब्लॉक, कैपिटलिस्टिक ब्लॉक, और ना ही वो सोवियत ब्लॉक यानी कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इनकी आपस की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और वॉर लाइक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और एक सेपरेट किस्म की अपनी ग्रोथ करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, चाहे वो आपस के बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, आपस के कोई और इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये एक नई मूवमेंट के तौर पे बन के सामने आती है 1954 के बाद। और फिर 1955 के अंदर बंदूंग इंडोनेशिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस दोबारा ऑर्गेनाइज की जाती है अफ्रो एशियन नेशंस की। ये वही अफ्रो एशियन नेशंस हैं जो 1947 में दिल्ली में पहली दफा मिलती हैं। अब जब बंदूंग के अंदर 1955 में ये कॉन्फ्रेंस दोबारा बुलाई जाती है, तो इस वक्त इस मौके पर इंडोनेशिया के अंदर ऑलमोस्ट 25 से 29 अफ्रो एशियन कंट्रीज, कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, कुछ वीक कंट्रीज हैं अफ्रीका और एशिया के, ये इकट्ठे होते हैं। इवन के क्यूबा भी इनको ज्वाइन करता है। और यहाँ पर पहली दफा कुछ ऐसे ममालिक जिन ममालिक का किसी तरह से भी इस ब्लॉक पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं था, और कुछ ममालिक जो इस ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, वो भी आते हैं। इस तरह हमें आपको इजिप्ट, मिस्र के जमाल अब्दुल नासर नजर आते हैं, यूगोस्लाविया के हमें ब्रोज टीटू नजर आते हैं, जिसको जोसेफ ब्रोज टीटू कहा जाता है। इसी तरह नेहरू जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इन तीनों ने मिलकर एक पब्लिकली अनाउंसमेंट की। और वो जो बंदूंग कॉन्फ्रेंस थी, जब ये पब्लिकली अनाउंसमेंट हुई, तो फिर डिसाइड ये किया कि अब इसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाएगा। उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए फिर फॉर्मर यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटू ने बेलग्रेड में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई 1961 में। अब आप देख लें कि किस तरह डेवलपमेंटल फेजेस चल रहे हैं। 1947 में पहली दफा दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है अफ्रो एशियन कंट्रीज की, एक आइडिया मिलता है, एक नई बात आती है कि अफ्रो एशियन कंट्रीज की डेवलपमेंट कैसे करनी है। अफ्रो एशियन कंट्रीज जो गरीब मुल्क हैं, जब ये कॉलोनीज से आजाद होने के बाद इनका क्या फ्यूचर होगा। फिर 1954 तक ये एफर्ट चलती है। फिर जो नेहरू हैं वो चले जाते हैं श्रीलंका, कोलंबिया में और कोलंबो में वो पंचशील अनाउंसमेंट करते हैं। फिर उसके एक साल बाद बंदूंग के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर नैम का नाम सामने आता है। और फिर उसके तकरीबन 6वें साल यानी छठे साल 1961 में फॉर्मर यूगोस्लाविया के शहर बेलग्रेड में एक समिट अनाउंस होता है। ये पहला ऑफिशियल समिट होता है जिसको नैम नॉन अलाइन मूवमेंट का ऑफिशियल समिट कहते हैं। और इस ऑफिशियल समिट में 25 मुल्क जो इसके इनिशियल मेंबर्स हैं वो आते हैं, और वो कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं, ट्रीटीज साइन करते हैं और इंटरनेशनली पब्लिकली अनाउंसमेंट करते हैं। अब देखिएगा उनकी अनाउंसमेंट क्या थी। जो ममालिक बेलग्रेड समिट फॉर्मर यूगोस्लाविया में आते हैं, उन्होंने अपने लिए जो मिशन स्टेटमेंट है या जिसको आप कहते हैं एजेंडा जो नैम का था, वो उसी पंचशील कॉन्फ्रेंस के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा। यानी नंबर 1, किसी मुल्क की किसी दूसरे मुल्क में इंटरफेरेंस नहीं होगी, ना डिप्लोमेटिक, ना ही इकोनॉमिक, ना ही मिलिट्री, ना किसी मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को डैमेज किया जाएगा। दूसरे मुल्क यानी जो नैम कंट्रीज के मेंबर 25 कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे मुल्क में इंटरवीन नहीं करेंगे, एक दूसरे मुल्क के साथ बॉर्डर एग्रेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे मुल्क
के जो विद इन उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स हैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसके साथ साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस में आपस में रहेंगे, ताकि जब इन ममालिक में आपस में कोई जंग नहीं होगी, ये डिवाइड नहीं होंगे, यानी इनमें से ये ना हो कि मेंबर कंट्रीज में से कुछ मुल्क सोवियत ब्लॉक में चले जाएं, कुछ मुल्क जो है वो दूसरी तरफ से कैपिटलिस्टिक अमेरिकन ब्लॉक में चले जाएं, और सोवियत और अमेरिकन तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में थे तो ये मुल्क भी डिवाइड हो जाए। तो ये पहले ही पंचशील कॉन्फ्रेंस के जो मिशन स्टेटमेंट थी उसको सामने रख के ये कहा गया कि इसको फॉलो किया जाएगा। कोई भी मुल्क ना सोवियत कैंप को ज्वाइन करेगा ना ही अमेरिकन कैंप को ज्वाइन करेगा, और आपस में पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहेंगे, क्योंकि बड़ों की लड़ाई में ये अपने आप को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। तो पंचशील कॉन्फ्रेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लीजिए कि पंचशील कॉन्फ्रेंस के जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 प्रिंसिपल या 5 पिलर जिसको कहते हैं, वो ही नैम नॉन अलाइन मूवमेंट का इंपॉर्टेंट मिशन स्टेटमेंट भी बनते हैं। एक और चीज जो कि बेलग्रेड फॉर्मर योगोस्लाविया में डिसाइड की गई कि अब इन 25 ममालिक के अलावा अगर कोई मुल्क नैम का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, नंबर 1, एंड नंबर 2, इन 25 के 25 ममालिक की आपस में क्या कंडीशंस होंगी, क्योंकि अब ये नैम के मेंबर हैं तो उनको फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये लिखी कि कोई भी स्टेट जो विलिंगली नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन करने चाहती है या कर चुकी है, वो सबसे पहला काम ये करेगी कि अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली बनाएगी, यानी वो ना अमेरिकन कैपिटलिस्टिक ब्लॉक से इन्फ्लुएंस होकर को फॉरेन पॉलिसी बनाएगी, ना कि वो सोवियत कम्युनिस्ट ब्लॉक से इन्फ्लुएंस होकर पॉलिसी बनाएगी। यानी दुनिया में ये जो दो बड़ी ब्लॉक्स हैं इनसे इन्फ्लुएंस होकर को फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, और अपने जो फैसले वो मुल्क के हैं वो अपने मुल्क की बेहतरी, अपने मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के करेंगे, ना कि इन्फ्लुएंस होंगे किसी तरह से भी किसी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स की वजह से। और जो म्यूचुअल कॉपरेशन है, जो फॉरेन पॉलिसी मुल्क बनाएंगे, जो मेंबर स्टेट्स हैं और जो नए मेंबर बनना चाहते हैं, उनकी ऐसी फॉरेन पॉलिसी होगी जिसमें कि जो नैम नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबर स्टेट्स हैं इनकी आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन जरूर हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी मुल्क जो नैम का मेंबर बन चुका है वो किसी दूसरे मुल्क की इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन को किसी सूरत भी चैलेंज नहीं करेगा, यानी किसी ऐसे मुल्क का साथ नहीं देगा, किसी ऐसी ताकत का साथ नहीं देगा, किसी ऐसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा जो नैम के किसी मुल्क के खिलाफ कोई डिसीजन ले रहे हों, या यूएनओ के कोई डिसीजन आ जाते हैं, अमेरिकन ब्लॉक को डिसीजन लेता है, सोवियत ब्लॉक को डिसीजन लेता है, कोई इंडिपेंडेंट कंट्री को डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन होता है नैम के 25 मेंबर्स में से किसी मेंबर कंट्री का, या कोई नया मेंबर आता है उसके खिलाफ मेंबर कंट्री के खिलाफ कोई मुल्क डिसीजन लेता है, तो जो नैम के मेंबर्स हैं वो उसके खिलाफ होंगे, वो इस तरह के किसी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, और ना अपने किसी मेंबर कंट्री को किसी भी किस्म की उसकी सेल्फ इंटीग्रेशन, उसकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसकी इंडिपेंडेंस है, उसकी जो नेशनल सॉवरेनिटी है, उसको चैलेंज करने वाले किसी भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट शुड नॉट बी a member of any military alliance created out of conflicts of big powers। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं नैम का जो कंट्री मेंबर एक दफा बन जाएगा वो किसी सूरत भी किसी ऐसे कंट्री के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं करेगा, या कोई 2, 4, 5, 7 मुल्कों का आपस में मिलिट्री अलायंस हो जाता है जो कि या सोवियत यूनियन ने बनाया हो या फिर वो बनाया हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, जिस तरह नेटो बनाया गया था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की तरफ से वार्सा पैक्ट बनाया गया था। तो नैम का कोई मेंबर कंट्री इस तरह के किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ये मिलिट्री अलायंसेस, ये कौमों के आपस में मिलिट्री के जो अलायंस किए गए हैं, या तो ये सोवियत यूनियन की तरफ से हैं या फिर ये अमेरिकन कैपिटलिस्टिक सिस्टम की तरफ से हैं। तो इन अलायंसेस का मकसद, इन आर्मी के आपस में मिलजुलने का मकसद एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। तो नैम ने तो किसी से अलाइनमेंट करनी ही नहीं है, नैम तो बिग पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा ही नहीं बनेगी। तो बिग पावर पॉलिटिक्स की वजह से अगर कोई मिलिट्री अलायंस बनता है तो उसको कोई नैम का मेंबर कंट्री ज्वाइन नहीं करेगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट था कि किसी भी ऐसे मुल्क के साथ कोई मुल्क, यानी बायलैटरल एग्रीमेंट ऑफ मिलिट्री
पर्पसेस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल बायलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है या बायलैटरल ट्रीटी क्या होती है कि दो मुल्क आपस में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नैम का एक उसका नेटो का एक कंट्री है। अब नेटो का एक कंट्री है जो कि अमेरिकन ब्लॉक के साथ और नेटो का मेंबर भी है। अब कोई नैम का मेंबर कंट्री उस मुल्क के साथ मिलिट्री डील नहीं कर सकता, यानी बायलैटरल मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी बड़े ब्लॉक का हिस्सा पहले से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी नैम बनाने के लिए कि नैम के कंट्रीज ना तो खुद डायरेक्टली किसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स या ब्लॉक पॉलिटिक्स, चाहे वो सोवियत ब्लॉक हो, चाहे वो अमेरिकन ब्लॉक हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक हो, चाहे वो कम्युनिस्ट ब्लॉक हो, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, उनके जो बड़े बड़े मिलिट्री अलायंसेस हैं उनका हिस्सा नहीं बनेंगे। इवन के उन मिलिट्री अलायंसेस में जो मुल्क आपस में ग्रुप किए हुए हैं उनमें से किसी एक इंडिविजुअल मुल्क के साथ भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट या डायरेक्ट मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेगा अगर वो मेंबर नैम का मेंबर कंट्री है। एक और चीज है कि कोई भी नैम का मेंबर कंट्री किसी भी फॉरेन कंट्री को जो कि सोवियत ब्लॉक का हिस्सा है या फिर अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है, उनको अपनी जगह, अपनी सॉइल मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं करने देगा। फॉर एग्जांपल उनको हवाई अड्डे यहां पर नहीं देगा। अगर फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन का या सोवियत ब्लॉक का अमेरिकन ब्लॉक के किसी मुल्क पे हमला करने का कोई इरादा है और वो मुल्क नैम मेंबर कंट्री के साथ वाला मुल्क है या उस टेरिटरी से गुजर के वो मुल्क आता है, तो किसी सूरत भी नैम का मेंबर कंट्री सोवियत ब्लॉक को भी और अमेरिकन ब्लॉक को भी अपनी सॉइल इस्तेमाल नहीं करने देगा मिलिट्री पर्पस के लिए, वॉर पर्पस के लिए। तो यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिडक्शन होती है, एक बात हमें समझ आती है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट प्योरली एक ऐसी मूवमेंट थी जो हर तरह से बाय ऑल मींस ब्लॉक पॉलिटिक्स से इन न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स को बाहर रखना चाहती थी, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मुल्कों को बाहर रखना चाहती थी। उसके पीछे ब्रेन चाइल्ड क्या था? उसके पीछे ब्रेन चाइल्ड ये था कि ये जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं इन्होंने पहले भी कई सौ साल इन्हीं मुल्कों पे हुकूमत की है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अपनी कमजोरियों के बाद, इकोनॉमिक और मिलिट्री तबाही के बाद, जब ये मुल्क इन मुल्कों को आजाद कर रहे हैं, तो जब ये नई पॉलिटिक्स करेंगे और फिर आपस में ये ताकतें लड़ेंगी और दुनिया के रिसोर्सेज को ग्रैब करने के लिए लड़ेंगी, तो फिर ये हमें यूज करेंगी। तो यहां पर नेहरू का एक बहुत बड़ा विजनरी जो स्टांस हमें समझ आता है कि वो ये चाहते थे कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अफ्रो एशियन कंट्रीज हैं, जो अभी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट से गुजर रहे हैं, अगर ये दोबारा इसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाएंगे, चाहे सोवियत कैंप में जाएं, चाहे वो अमेरिकन कैंप में जाएं, तो फिर तबाही का शिकार होंगे। और डायरेक्ट तबाही का शिकार ना भी हो तो इनकी लैंड इस्तेमाल की जाएगी, इनके मुल्क इस्तेमाल किए जाएंगे और रिजल्टेंटली फिर वहां पर तबाही आएगी ना, क्योंकि जंग जब खत्म होती है तो जिन्होंने आपकी लैंड इस्तेमाल करनी होती है वो तो वापस चले जाते हैं। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक बहुत बड़ा रोल कोल्ड वॉर में ये था कि जो गरीब मुल्क हैं, अफ्रो एशियन कंट्रीज, अफ्रीका और एशिया के, इनको जो है ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रखा, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो इन दोनों ब्लॉक्स में हो रहा था इनसे दूर रखा, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज के इन कंट्रीज की आपस में कॉपरेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, रिजॉल्व जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और उसके साथ साथ एक दूसरे के जाती मफाद या जाती मुल्की जो मामला था उसमें इंटरेस्ट से दूर रहना। और फिर इनको बताया गया कि आपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी है, इन्फ्लुएंस होकर फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नैम अपने इस पर्पस में कामयाब हो सकी या नहीं हो सकी? तो दो इसके बारे में आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि नैम का चूंकि कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कभी भी नहीं रहा, जो मुल्क नैम का समिट होल्ड करता है या होस्ट करता है, वो मुल्क अगले 3 साल के लिए नैम का चेयरमैन होता है। जब तक नैम की नॉन अलाइंड मूवमेंट की अगली कॉन्फ्रेंस नहीं होती तब तक वो उसको चेयर करता है, नैम का वो चेयरमैन है। एक इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। दूसरा, को प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया नहीं है, बस ट्रीटी के ऊपर एक ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि नॉन अलाइंड मूवमेंट में के कुछ ममालिक ऐसे थे जो बाय फोर्स समझ लें, बाय नेसेसिटी समझ लें, बाय इकोनॉमिक और पॉलिटिकल या मिलिट्री कंपल्शन समझ लें, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली या तो अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बन गए या फिर वो सोवियत ब्लॉक का हिस्सा बन गए। तो इतनी ज्यादा नैम इफेक्टिव नहीं रही। चौथी इंपॉर्टेंट चीज के नॉन अलाइंड मूवमेंट में
जब 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, 15 रियासतें उससे आजाद हो गई और वो रशिया बन गया, और आजाद होने वाली 15 रियासतों में 6 ममालिक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स मुस्लिम कंट्रीज थे, बाकी के 9 मुल्क उसके अलावा थे। तो वो बहुत ज्यादा वीक मुल्क थे, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी और सोशली भी वहां पर प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो वो ममालिक जो थे वो दोबारा इन्फ्लुएंस हुए अमेरिकन इकोनॉमी का, दोबारा इन्फ्लुएंस हुए अमेरिकन पॉलिटिक्स का, और फिर 7-8 साल चलते चले गए और रशिया दोबारा से रिसर्च हुआ 2001-2002 तक, तो रशिया से इन्फ्लुएंस हुए। इसके साथ साथ वो तमाम ममालिक जो कि नैम को प्रमोट कर रहे थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत ज्यादा शिफ्ट आ गया। जिस तरह हम देखते हैं कि नेहरू ने खुद नॉन अलाइंड की बात की थी, ना उन्होंने सोवियत कैंप के साथ मिलने का कहा, ना कैपिटलिस्ट कैंप के साथ मिलने का कहा, लेकिन नेहरू के दुनिया से जाने के बाद 80s और 90s में हमने देखा कि जो भारत है, इंडिया जो है, ये अलाय करता है। पहले तो सोवियत के साथ करता है और बाद में प्रॉपर अमेरिकन अलाइनमेंट करता है, और आज प्रॉपर अलाय है अमेरिका का, अमेरिका के दुनिया के जितने इंटरनेशनल एजेंडाज हैं उसको सपोर्ट भी कर रहा होता है। इसी के साथ साथ और दूसरे ममालिक हैं, अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस हम देखते हैं, मिडिल ईस्ट इश्यूज हम देखते हैं, तो वो भी उस तरह से इफेक्टिवली इन दो बड़े ब्लॉक से आजाद नहीं हो सके। फिर जब सोवियत यूनियन डिसमेंबरमेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो 8-10 साल बाद एक नया दौर शुरू होता है, जिसमें इमर्जेंस ऑफ चाइना होती है, जिसमें रिसर्जेंस ऑफ रशिया दोबारा होती है, जर्मनी दोबारा खड़ा हो जाता है, सेंट्रल यूरोप के मुल्क खड़े हो जाते हैं। तो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड आ जाता है। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में बहुत से नैम के मेंबर कंट्रीज जो हैं वो बाय दिस वे और दैट वे कहीं ना कहीं नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर भी हैं, लेकिन अलाइड भी हैं, यानी वो अलाइनमेंट भी करते हैं। कभी वो सोवियत पोल में चले जाते हैं, अभी चाइनीज पोल में चले जाते हैं, फिर अमेरिकन पोल में चले जाते हैं। तो ये नॉन अलाइनमेंट अलाइन मूवमेंट जो है, इसकी जो इंटेग्रिटी है या इसकी जो फंक्शनल एबिलिटी है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन अभी भी किया जाता है। आज 2018 से 2020 तक जब हम ये लेक्चर 2020 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो नैम के 120 प्लस मेंबर कंट्रीज भी बन चुके हैं। नैम प्रॉपरली अपने समिट्स भी करती है, लेकिन इफेक्टिव उस तरह से नहीं है, उस तरह से इसने को खास रोल प्ले नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो नॉन अलाइंड मूवमेंट एक ऐसी इंपॉर्टेंट मूवमेंट रही है तारीख के अंदर, जिसने एक थर्ड पॉलिटिकल अरीना ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको नॉन अलाइनमेंट कहते हैं। कि अगर बड़े ब्लॉक पॉलिटिक्स में दो बड़े ब्लॉक्स बन जाएं और आपस में लड़ाई जंगे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गिमिक्स और डिफरेंट किस्म की टेक्निकलिटीज और डिफरेंट किस्म के मेथड यूज किए जा रहे हों दुनिया को डिवाइड करने के, तो एक थर्ड फोर्स बन के सामने आई, जिसने जो डिपेंडेंट कंट्रीज थे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे या डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनको एक मौका दिया कि वो आपस में म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के साथ रहें, एक दूसरे के मसलों में इंटरफेयर ना करें और किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, जिससे उनकी अपनी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट कंटिन्यू रह सकती है। तो ये हमें इससे कंक्लूजन मिलता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपके लिए काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।